ट्रंप ने युद्ध इसलिए शुरू किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, और ईरान कह रहा है कि हमें वो अधिकार चाहिए। और तो और ऊपर से हर्जाना भी दो। ट्रंप गए थे ईरान को बदलने, ईरान बदला नहीं बल्कि बदला लेने पे उतारू हो गया। गए थे परमाणु कार्यक्रम खत्म करने, और ईरान उल्टे यूरेनियम संवर्धन का हक मांग रहा है। गए थे रूस और चीन पर दबाव बनाने, अब उल्टा पुतिन से मदद मांग रहे हैं, और ईरान उन्हें युद्ध के हर जाने का बिल थमा रहा है। यह वही ट्रंप हैं जो कहते थे इराक वार हुई क्योंकि होमवर्क नहीं किया गया था, और आज ईरान का युद्ध शायद इतिहास की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन बन रही है। दोस्तों, रात थी 28 फरवरी 2026 की। वाशिंगटन और तेल अवीव के वार रूम में असामान्य हलचल थी। सालों की मेहनत के बाद मोसाद और CIA को एक बड़ी उपलब्धि मिली थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खेमनई के और उनके 40 वरिष्ठ अधिकारी के एक ही जगह मीटिंग में शामिल होने के बारे में। वाशिंगटन में गणित बहुत साफ था। अगर इस जगह पे हमला किया जाए तो पूरा नेतृत्व खत्म हो जाएगा, तो ईरान की सरकार टूट जाएगी, उनके विरोधी सड़क पे उतर जाएंगे और रिजीम चेंज अपने आप हो जाएगा। ट्रंप का कॉन्फिडेंस भी उस समय अपने चरम पे था, क्योंकि कुछ समय पहले ही वेनेजुएला में एक ऑपरेशन अमेरिका के लिए बहुत आसान साबित हुआ था। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं था। पहला कदम तो योजना के अनुसार उठा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना वाशिंगटन में किसी ने नहीं की थी। और आज हालात यह है कि ट्रंप उसी जाल में उलझ चुके हैं जो उन्होंने खुद बिछाया था। जो नेता कभी रूस पर प्रतिबंध लगाते थे, आज उसी रूस से मदद मांगने को मजबूर हैं। जो नेता दुनिया को अल्टीमेटम दिया करते थे, आज खुद अपना गोल पोस्ट हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं। तो सवाल यह है, आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप की पूरी रणनीति उल्टी पड़ गई? और कहाँ चूक गए ट्रंप और नेतन्याहू? मोसाद और CIA, आखिर उनसे गलती कहाँ हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमर्श विद दीपक में। आज हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे। क्या ईरान ने ट्रंप को उसी के खेल में मात दे दी? दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 7 मार्च 2025 को ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई को एक खत लिखा। खत में साफ लिखा था कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करो, यूरेनियम संवर्धन खत्म करो और रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप की मदद बंद करो, और यह सब 60 दिनों के अंदर करो, यानी अल्टीमेटम, डेडलाइन, बिल्कुल ट्रंप के स्टाइल में। और फिर अप्रैल 2025 में बातचीत शुरू हुई। ओमान में, रोम में, मस्कट में। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन ट्रंप संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं खुश नहीं हूं। और फिर जून 2025 बातचीत जारी थी, मेज पर बैठे थे, और उसी दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्दे और इस्फहान पे बमबारी कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने बाद में PBS को बताया, हमें बहुत कड़वा अनुभव हुआ अमेरिका से बात करने का, लेकिन यह तो सिर्फ राउंड 1 था। दोस्तों, ट्रंप की इस पूरी लड़ाई में एक चीज जो सबसे ज्यादा बदलती है वो है उनका लक्ष्य। शुरुआत में लक्ष्य था परमाणु कार्यक्रम तबाह करो। जून 2025 की लड़ाई के बाद उन्होंने कहा, हमने कर दिखाया। और फिर फरवरी 2025 में फिर बातचीत शुरू हुई, और 28 फरवरी को बातचीत के दौरान ही अमेरिका और इजराइल ने खेमनेई को उनके घर पे मारकर युद्ध की शुरुआत कर दी। लक्ष्य था रिजिम चेंज, यानी सरकार बदलो। यहां ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा कि खेमनेई और उनके अधिकारियों की हत्या हो जाने के बाद वहां के लोग जो सरकार के विरुद्ध हैं वो आगे आएंगे और सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, और यही युद्ध खत्म हो जाएगा। यहां ट्रंप का ये मिस कैलकुलेशन था, या फिर यूं कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि खमनेई की मौत के बाद भी वहां की जनता विरोध करने की तो छोड़िए, अपने सरकार के साथ और मजबूती से खड़ी हो गई। और यहीं आके ट्रंप इस युद्ध में उलझ गए, क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। अब आप ट्रंप के मनस्थिति को समझिए। जब ये आक्रमण हुआ था तो ट्रंप ने कहा था ईरान के लोगों से कि जब मेरा काम खत्म हो जाए तो आप सरकार संभाल लीजिएगा। और यहाँ से बात बदलकर
अब ईरान का प्रपोजल है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब उसे न्यूक्लियर संवर्धन की छूट मिलेगी, उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अब ट्रंप का बयान है कि अगले हफ्ते अमेरिका ईरान पर बहुत जबरदस्त हमला करने वाला है। कोई ट्रंप से पूछे तो सही, अगर अमेरिका को ईरान पर जबरदस्त हमला करना है तो फिर एक हफ्ते का इंतजार क्यों? यह बताता है कि कहीं ना कहीं उनका सप्लाई चेन भी अब लड़खड़ाने लगा है और यही ईरान की रणनीति है। 3 मार्च को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा, उनकी वायुसेना गई, नौसेना गई, नेतृत्व गया, वे अब बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा बहुत देर हो गई, बिल्कुल ट्रंप के स्टाइल में, अक्खड़ स्टाइल में। लेकिन उसके 4 दिन के बाद 7 मार्च को एक नया लक्ष्य आया, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त समर्पण। और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा नए सुप्रीम लीडर को चुनने में अमेरिका की भूमिका भी होगी, यानी पहले परमाणु कार्यक्रम, फिर सरकार बदलो और फिर बिना शर्त आत्मसमर्पण करो, और फिर अगला नेता भी हम ही चुनेंगे। यूरोपीय और अरब अधिकारियों ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप का असली इंड गेम है क्या, या कोई प्लान है भी या नहीं। यहाँ गोल पोस्ट नहीं बदला, पूरा मैदान ही बदल गया है। अब आते हैं असली बात पे। ट्रंप ने सोचा था खेमनई मरेंगे, सरकार टूटेगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे, रिजिम चेंज हो जाएगा। लेकिन ईरान ने दशकों पहले इस परिदृश्य की तैयारी कर रखी थी। आईआरजीसी की डिसेंट्रलाइज मोजाइक डिफेंस पॉलिसी के तहत कमान एक जगह केंद्रित ही नहीं है। अगर ऊपर के नेता मारे जाएं तो भी स्थानीय इकाई अपने दम पे लड़ सकती है, यानी सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड, ये सारा पहले से चुन के रखा गया है। आप एक को मारेंगे, दूसरा लेवल का अपने जगह पे आ जाएगा, उसे किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, किसी नियुक्ति की जरूरत नहीं है। आप यहाँ गौर कीजिएगा, जब तक ईरान ने मुस्तबा खेमनई को अपना सर्वोच्च नेता नहीं चुना था, तब तक ईरान आक्रमण कर रहा था और इसी पॉलिसी के तहत कर रहा था। 50 से अधिक ईरानी नेताओं के मारे जाने के बावजूद खेमनई के बेटे मुस्तबा खेमनई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। ट्रंप को उम्मीद थी कि विरोध का जनसैलाब उठेगा। जनवरी 2026 में जब प्रदर्शन हुए थे तो सुरक्षा बलों ने हजारों लोगों को मार दिया था, और इसके बाद जो लोग सरकार के समर्थन में थे वो और मजबूती से उनके साथ खड़े हो गए। ईरान ने समय को ही अपना हथियार बना लिया। सस्ते ड्रोन और मिसाइलों की बाढ़ से अमेरिका और इजराइल के महंगे इंटरसेप्टर खर्च करवा रहा है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत 50 लाख के आसपास है, और उसे मारने के लिए अमेरिका 33 करोड़ की मिसाइल खर्च कर रहा है। गणित अमेरिका के पक्ष में नहीं है और ईरान इसी के मजे ले रहा है। ईरान ने 9 देशों में हमले किए, 9 देशों पे हमले किए। हॉर्मुज़ बंद है, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब सब निशाने पे है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम प्रेशर में रहे, दबाव में रहे। दोस्तों, यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। अल जजीरा की 12 मार्च 2026 की रिपोर्ट कहती है कि रूस की इंटेलिजेंस ने ईरान को वह सटीकता दी जो वो अकेले हासिल नहीं कर सकता था, यानी कि अमेरिकी एसेट का पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन। ये गोलियों से और मिसाइल से कहीं ज़्यादा कीमती है। CNN ने 6 मार्च को रिपोर्ट किया कि रूस ईरान को अमेरिकी सैनिक जहाज़ों और विमानों की लोकेशन की खुफिया जानकारी दे रहा है। 7 मार्च 2026 को पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान से फ़ोन पे बात की। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के साथ एकजुट है, और उसके ठीक 2 दिन बाद ट्रंप को खुद पुतिन को फ़ोन कर कहना पड़ा कि दोस्त ऐसा भी मत करो, थोड़ा तो लिहाज करो, ईरान के इस युद्ध को खत्म करने में मेरी मदद करो। यह 2026 में दोनों के बीच में पहली बातचीत थी। जरा सोचिए, ट्रंप ने जो युद्ध रूस और चीन पर दबाव बनाने के लिए शुरू किया था, उसी युद्ध से बाहर निकलने के लिए अब ट्रंप पुतिन की मदद मांग रहे हैं। CNN ने 11 मार्च को लिखा, पुतिन इस संकट में अवसर ढूंढ रहे हैं। तेल की कीमत $100 के पार जा चुका है और रूस एक बड़ा निर्यातक है। यह युद्ध पुतिन के लिए आर्थिक वरदान बन गया है। क्या अब ट्रंप दुनिया को बताएंगे कि रूस को यूक्रेन पे बम बरसाने के लिए आर्थिक मदद कौन कर रहा है? क्या वो खुद ट्रंप नहीं है? 11 मार्च 2026 को ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें रखी। पहला शर्त, यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि ट्रंप और उनकी टीम ने सोचा ही नहीं था कि ईरान हॉर्मुज़ बंद कर देगा।
युद्ध के पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों को लगता था इस युद्ध से तेल के बाजार में कोई बड़ा उथल पुथल नहीं होगा, और अब तेल $100 के पार है। अमेरिका में पेट्रोल 17% महंगा हो चुका है। दोस्तों, इस युद्ध की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह अब तक की कहानी है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस पूरे विवाद में ट्रंप की सबसे बड़ी गलती क्या थी? अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। मैं दीपक मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।